कर्नाटक में पीएम मोदी की 3 जनसभाएं आज। अब तक 9 रैलियां, 3 रोड शो किए। कांग्रेस के मैनिफेस्टो में बजरंग दल बैन की बात। 5 मई को मेरठ में सीएम योगी की चुनावी जनसभा। जिमखाना मैदान में चुनावी सभा का आयोजन। मेरठ, हापुड़, गाजियाबाद, बुलंदशहर में जनसभा। धरने पर बैठे रेस्लर्स ने लौटाई पुलिस सुरक्षा। बजरंग पुनिया ने स्टूडेंट से मांगा था साथ। दिल्ली यूनिवर्सिटी से आज निकालेंगे मार्च। अतीक के राजदार खान शौकत हरीफ ने आज होगी पूछताछ। कोर्ट ने मंजूर किए 12 घंटे की कस्टडी रिमांड। उमेशपाल अपहरण केस में उम्र कैद काट रहा। आज पहली बार इकाना में खेलेंगे धोनी। एलएसजी और सीएसके के बीच मैच आज। चेन्नई सुपर किंग्स मैच से पहले करेगी प्रैक्टिस। 23 जिलों में आंधी बारिश का येलो अलर्ट जारी। सुल्तानपुर में 46, मुजफ्फरनगर में 44 मिलीमीटर बारिश। 4 मई तक बदला रहेगा मौसम। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं के न्यूज। मैं हूं आपके साथ हारिस। 4 मई को होगा पहले चरण का मतदान। आज भारी सुरक्षा में रवाना होंगी पोलिंग पार्टियां। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के प्रशासन का अलर्ट। मतदान केंद्रों पर पहुंचेगी 365 पोलिंग पार्टियां। 4 मई को होगा पहले चरण का मतदान। आज भारी सुरक्षा में रवाना होंगी पोलिंग पार्टियां। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के प्रशासन अलर्ट। मतदान केंद्रों पर पहुंचेगी 365 पोलिंग पार्टियां। 4 मई को होगा पहले चरण का मतदान। आज भारी सुरक्षा में रवाना होगी पोलिंग पार्टियां। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के प्रशासन अलर्ट। मतदान केंद्रों पर पहुंचेगी 365 पोलिंग पार्टियां। 4 मई को होगा पहले चरण का मतदान। आज भारी सुरक्षा में रवाना होंगी पोलिंग पार्टियां। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के प्रशासन अलर्ट। मतदान केंद्रों पर पहुंचेगी 365 पोलिंग पार्टियां। हमारे संवाददाता कुलदीप अवस्थी झांसी से, ब्रजेश गुप्ता संवाददाता महाराजगंज से और राहुल मिश्रा संवाददाता प्रयाग से हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। आपसे सवाल है कि अभी जिस तरीके से जो है सारी 4 मई को चुनाव होने वाला है, इसको लेकर के क्या कुछ तैयारियां अभी तक की जा चुकी हैं? कुलदीप, आपसे जानना चाहूंगा कि किस तरीके से लेकर के अभी जो तैयारियां हुई उसको लेकर के क्या कुछ अभी खबर सामने आई है? देखिए, अभी भोजला मंडी में इसको केंद्र बनाया गया और यहाँ से जो पोलिंग पार्टियां हैं वो रवाना होगी। तकरीबन यहाँ पर 1 नगर निगम, 5 नगर पालिका और 7 नगर पंचायत के लिए मतदान होना है, जिसकी तैयारी
पूरी कर ली गई है और अभी पोलिंग पार्टी रवाना होना शुरू हो जाएंगी यहाँ से 263 मतदान स्थल है जहाँ पर पोलिंग पार्टी रवाना होगी, वहाँ पहुंचेंगी और कल तय वक्त से मतदान शुरू भी हो पाएगा। सुरक्षा की यहाँ कड़े इंतजाम है। हर पोलिंग पार्टी के साथ में सुरक्षा व्यवस्था के तहत यहाँ से टीमें रवाना हो रही हैं अलग अलग जगह के लिए। आज इतनी सारी बातों और उधर की तकलीफ है वो हमारे और जो स्कूल कॉलेजेस हैं उनको आज बंद रखा गया है। साथ ही 4 तारीख को सार्वजनिक अवकाश भी दिया गया है और इसमें प्रयास ये किया जा रहा है कि किसी भी तरीके से कोई चूक ना हो, कोई लापरवाही ना हो। और इन्हीं सारी बातों के बीच कल शाम दीनदयाल सभागार में जो पुलिस के जो जवान हैं उनको इंस्ट्रक्शंस दिए गए थे कि सभी चीजों का ध्यान रखेंगे, नशा या कोई भी और दूसरी चीजें उनको लेके काफी अलर्ट रहेंगे जिससे कि शांतिपूर्ण ढंग से मतदान संपन्न हो पाए। तो जो कुल मिला के जो प्राथमिक तैयारी लगभग कंप्लीट है और सही तरीके से मतदान कंप्लीट हो पाएगा। जी राहुल, प्रयागराज से हमारे संवाददाता, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जिस तरीके से 4 मई को पहले चरण का मतदान होने वाला है, इसको लेकर के क्या कुछ प्रयागराज में तैयारियां चल रही हैं? जी आपसे बता दें कि प्रयागराज जो है अभी चर्चित है और उसके बाद आप ये भी देखा भी है और हमारे दर्शकों को दिखाए भी हैं कि कई घटनाएं घट चुकी हैं आए दिन। इसको देखते हुए प्रशासनिक अमला जो है वो पूरी मुस्तैदी तैयार है और ये मुस्तैदी कह कल हमारे यहाँ सीएम आदित्यनाथ योगी आए थे, उन्होंने भी मुस्तैदी का आश्वासन दिया भाई कोई गलत ना हो। इसको देखते हुए अपना प्रचार करने के बाद आपसे बता दें कि पूरी छावनी बनाई हुई है प्रशासन, क्योंकि कुछ अपनी घटना न घटे। निकाय चुनाव में जिस तरह से अब की बार बीजेपी कहे या सपा अन्य दल हर पार्टियां अपना ताबड़तोड़ चुनाव प्रचार करी, अभी कल शाम तक करी है। इसको देखते प्रशासनिक अमला जो है वो एक्टिव है कि कोई अपनी घटना न घटे, क्योंकि आपसे इससे पहले जो प्रशासनिक अमला है ये भी कर रही है कि कोई अपनी घटना न घटे। इसके लिए जो चिन्हित जैसे छोटे मोटे जो खुराफाती या कहे या उन्हें जो कोई अपनी घटना घटा सकते थे उन्हें अलर्ट किया गया है कि तुम बूथ के पास इतने 100 मीटर आसपास 200 मीटर तक तुम दिखाई नहीं दोगे और नहीं सख्त कार्रवाई होगी। क्योंकि कहीं ना कहीं प्रयागराज की जो घटना है ये सबके मन में दगदग बनी हुई है कि कोई अपनी घटना न घटे, कोई ऐसी घटना न घटे जिससे प्रशासन के और शासन के ऊपर सवाल उठे और सवालों को जवाब देना पड़े। इसके लिए प्रशासन यहाँ अलर्ट है और जो पार्टियां हैं उनके जो पार्टी जो थे उनसे सबसे कहा गया कि सिर्फ और सिर्फ वोट डाल करके अपील कर रहे हैं। अपील करने के बाद वोट डाल करके ये अपील है कि अपने अपने घर जाएं और अन्यथा अगर कोई भी गलत सूचना आई किसी के माध्यम से, चाहे जो सी पार्टी हो, उस पर कार्रवाई होगी। तो ये माना गया है, ये देखा गया है कि यहाँ पर जो मुस्तैदी कहें वो मुस्तैदी पूरी चुस्त दुरुस्त दिखाई दे रही है और आसपास के जैसे जहां पे बनाए गए हैं, प्रयागराज कहें, सिरसा कहें, मतलब जहां जहां पे सारी व्यवस्था कोराव मंडल में कहें, मतलब जहां जहां सारी व्यवस्था जिस करी गई है वहां पर पहले से सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में है कि कोई अपनी घटना न घटे। और जहां पर संदिग्ध बताया जा रहा है, जैसे प्रयागराज में बताएं, वहां पर तो छावनी बनाई है, बीएसएफ की जो तैयारी है बीएसएफ की निगरानी में होगा। तो इसे कहीं ना कहीं प्रशासनिक अमला चौकन्ने है। जी मैं पवन तिवारी से पूछना चाहूंगा, लखनऊ से जो हमारे साथ सहयोगी जुड़े हैं संवाददाता पवन, आपसे जानना चाहूंगा कि जिस तरीके से अभी आचार संहिता लागू हो चुकी है और कल वोट डाले जाएंगे, तो मतदान केंद्रों पर किस तरह की जो है सुरक्षा व्यवस्था का इंतजाम किया गया है? जी आपको बता दें, आज से जो है पोलिंग पार्टियां रवाना की जाएंगी स्मृति उपवन पर। इसके लिए पूरी तरह तैयारियां कर ली गई हैं और बात की जाए सुरक्षा व्यवस्था की तो पूरी तरह से चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था की गई है। राजधानी लखनऊ में जो है उत्तर प्रदेश पुलिस के अलावा पेशी के जवान और कुछ केंद्रीय रिजर्व पुलिस के लोग भी यहाँ पर ड्यूटी पर लगाए गए हैं। तो जो मतदान स्थल है वहां पर तैयारियां शुरू कर दी गई हैं और कल सुबह होते होते वहां पर सारी व्यवस्था चाक चौबंद कर ली जाएगी। जी पवन, कितने मतदान केंद्र हैं लखनऊ में जहां पर वोट डाले जा रहे हैं? अमूमन कितने मतदान होंगे? यहाँ पर लगभग 3000 से ऊपर मतदान केंद्र हैं। 110 नगर निगम के वार्ड हैं और नगर पंचायतों की भी लगभग 7 सीटें हैं और मेयर का भी चुनाव है। तो कुल मिलाकर
जो यहाँ पर पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं उसमें सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह से चाक चौबंद की जा रही है जी। जी, हमारे संवाददाता ब्रिजेश गुप्ता हमारे साथ महाराजगंज से जुड़े हैं। ब्रिजेश, महाराजगंज में लेकर के किस तरीके से चुनावी जो कल आपको पता है कि मतदान कल डाले जाएंगे, उसको लेकर के क्या कुछ सुरक्षा के चाक चौबंद की गई है? ब्रिजेश, मैं आपसे बताना चाहूंगा कि आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। जब महाराजगंज की बात करें तो महाराजगंज में 286 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें प्रशासन की तरफ से सारी तैयारियां पूर्ण कर ली गई है। प्रशासन पोलिंग पार्टियां की बात करें तो पोलिंग पार्टियां जो है 9 बजे पोलिंग पार्टियां रवाना की जाएगी। महाराजगंज में सबसे बड़ी बात यह है, भारत नेपाल का सटा हुआ सीमा है। कल रात जो है भारत नेपाल सीमा को सील कर दिया गया है। नेपाल के अधिकारी और भारत के अधिकारियों से बातचीत करके ये सीमा सील किया गया है कि चुनाव नगर निकाय चुनाव में किसी प्रकार का कोई खलल ना डालने पाए। इसको लेके भारत नेपाल सीमा को सील कर दिया गया है। लेकिन अगर नेपाल का कोई व्यक्ति इमरजेंसी है तो वो भारत में प्रवेश करना चाहता है तो वो नेपाल और भारत के अधिकारियों से ही बात करके प्रवेश कर पाएगा। इसी तरीके से भारत का भी कोई व्यक्ति हो नेपाल में प्रवेश करना चाहता है तो वो दोनों देश के अधिकारियों से ही बात कर पाएगा। लेकिन नगर निकाय चुनाव में किसी तरह का खलल दखल कोई डाल ना पाए, इसको लेकर पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। जी, राजू शर्मा मेरे हमारे संवाददाता मेरठ से जुड़े हैं। राजू, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि मेरठ जहां पर कई सारे विवाद होते रहते रहे हैं, इतिहास रहा है, और चुनावों को लेकर के इस बार किस तरह की व्यवस्था की गई है मेरठ में, और कितने मतदान केंद्र हैं करीब? बिल्कुल, देखिए अगर मेरठ की बात करें तो मेरठ में जो नगर निकाय चुनाव है वो दूसरे चरण में है, लेकिन जो तैयारियां है वो जोरों शोरों पर लगी हुई है। खुद मेरठ के डीएम दीपक मीणा, एसएसपी रोहित सिंह सजवान लगातार मतदान स्थलों का निरीक्षण कर रहे हैं, संवेदनशील स्थलों का निरीक्षण कर रहे हैं। साथ ही अधिकारियों को भी सख्त निर्देश दे रहे हैं कि किसी भी कीमत पर कोई भी बवाल की स्थिति उत्पन्न न हो, क्योंकि समय समय पर मेरठ हमेशा सुर्खी में बना रहता है। झगड़ों को लेकर हो चाहे किसी भी तमाम चीजों को लेकर हो, मेरठ हमेशा पॉपुलर रहता है। उसको देखते हुए जो तमाम अधिकारी है वो अलर्ट मोड पर है, सुरक्षा व्यवस्था के तरीके से भी और साथ ही जो चुनाव के जरिए से भी वो अलर्ट है। जगह जगह निगरानी की जा रही है, ड्रोन तक से भी निगरानी की जा रही है। खुद लखनऊ से 2 अधिकारी मेरठ निकाय चुनाव को संपन्न कराने के लिए तैनात किए गए हैं, जिनके कंधों पर जिम्मा है कि वो सकुशल मेरठ के जो नगर निकाय चुनाव है वो उन्हें संपन्न कराए। साथ ही जो संवेदनशील स्थल है उनका निरीक्षण करे, बारीकी से जांचे कि क्या कोई कमी है जो अधिकारियों द्वारा छूट गई है, उसका भी निरीक्षण करने के सख्त उन्हें निर्देश दिए गए हैं। बाकायदा लखनऊ से पत्र जारी किया गया है दोनों अधिकारियों के लिए। उन्हें आज शाम तक मेरठ पहुंचना है और आज शाम को मेरठ पहुंचने के बाद वो जितने भी मतदान स्थल है उनका निरीक्षण करेंगे, मतगणना स्थल है उनका निरीक्षण करेंगे, साथ ही जो खामियां हैं उन्हें दूर करने का प्रयास करेंगे। तो साफ तौर पर कहा जा सकता है कि मेरठ का जो पुलिस प्रशासन अमला है वो अलर्ट मोड पर है। उनके प्रयास है कि किसी भी कीमत पर कोई भी व्यवस्था ना बिगड़ती दिखाई दे। जी, हमारे संवाददाता कुलदीप से मैं जानना चाहूंगा झांसी से कि जिस तरीके से ईवीएम को लेकर के हर बार कुछ ना कुछ बवाल मचता रहता है और कई जो राजनीतिक पार्टियां खास करके विपक्ष के मन में काफ़ी संदेह रहता है ईवीएम को लेकर के, तो ईवीएम को इस बार बचा के रखने का क्या कुछ इंतजाम किया गया है? देखिए 3191 कर्मचारी लगाए गए हैं जो इस पूरे निकाय चुनाव को संपन्न कराएंगे। 263 वार्डों में मतदान होना, 632 बूथ बनाए गए हैं। तो कुल मिला के हर पहलू पर यह पूरा प्रयास किया गया है कि इस पर हर तरीके से पूरी निगाह रहेगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि इन सभी मतगणना स्थलों पर सुरक्षा व्यवस्था मजबूत की गई है। और देखिए विपक्ष का काम है आरोप लगाना। अब तक जो भी उनके आरोप है उस चीज को चुनाव आयोग ने भी देखा है कि उनके आरोप कितने सही है कितने गलत पाए जाते हैं। वो हर बार ईवीएम पर ही आरोप लगाकर अपने मन को शांत कर लेते हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर जो काम उनके होने चाहिए वो इस बार भी विपक्ष बिखरा हुआ दिखाई दिया। इस बार भी अगर बात करें झांसी के अंदर कोई भी स्टार प्रचारक झांसी नहीं पहुंचा, समाजवादी पार्टी का, बीएसपी का, कांग्रेस का। तो ये जो अपने अपने स्तर पर ये जो आरोपित करते हैं, जो चुनाव की प्रक्रिया है उसको मजबूती से दिखाने का काम नहीं करते, क्योंकि इतना बड़ा चुनाव था और ये निकाय चुनाव माना जा रहा था कि ये लोकसभा का सेमीफाइनल है, इसके अंदर पूरी ताकत से
सभी पार्टियों को चुनाव लड़ना चाहिए था। लेकिन एक तरफ जहां सीएम योगी झांसी पहुंचते हैं, बेबी रानी मौर्य झांसी में अपना डेरा डाले रहती है। इसके अलावा जो केंद्रीय मंत्री हैं भानु प्रताप वर्मा, वो झांसी में रहते हैं। तो ये माना जाता है कि झांसी बुंदेलखंड का सिरमौर है और यहाँ से बैठते ही बुंदेलखंड की राजनीति को नई धार देने के लिए राजनीतिक पार्टियां पर प्रयास करती है। तो जिस तरीके से बीजेपी ने इस चुनाव को मजबूती से लड़ा है, अगर देखा जाए तो 2012 में जब पूरे उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार थी, उस वक्त भी झांसी में मेयर बीजेपी का था। उसके बाद 17 में बीजेपी गवर्नमेंट आई, यहाँ पर फिर से दोबारा से मेयर बीजेपी का रहा। और ये तीसरी बार है कि यहाँ पर फिर से मेयर मजबूत स्थिति में खड़ा हुआ बीजेपी का। तो इतनी पारंपरिक सीट पर जो ताकत लगानी चाहिए थी दूसरी पार्टियों को, वो दिखाई नहीं दी। समाजवादी पार्टी चाहे कांग्रेस चाहे बीएसपी, पर इन्होंने चुनाव ढंग से लड़ाई नहीं है। और एक तरफ पूरी ताकत के साथ यहाँ पर स्टार प्रचारक झांसी पहुंचते हैं, पूरा कैंपेनिंग करते हैं, जनसंपर्क करते हैं। यहाँ के सांसद, यहाँ के 4 विधायक, वो लगातार आम जनता के पास जाकर अपनी योजनाएं बता रहे थे। तो कुल मिला के ईवीएम पर आरोप लगाना बहुत छोटी सी बात है, लेकिन जमीनी स्तर पर उसको दिखा पाना ये मुश्किल की बात थी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस पर जुड़ने के लिए और तमाम अपनी जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे अन्य खबरों के साथ। आप देख रहे हैं की न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। सीएम योगी आदित्यनाथ का आज का कार्यक्रम आपको बता देते हैं। संत कबीर नगर, आजमगढ़, मऊ, बाराबंकी में करेंगे जनसभा। 11:05 पर जूनियर हाई स्कूल खलीलाबाद में जनसभा होगी। फिर 11:50 में संत कबीर नगर से सीएम होंगे रवाना। संत कबीर नगर, आजमगढ़, मऊ, बलिया में करेंगे जनसभा। 11:05 पर जूनियर हाई स्कूल खलीलाबाद में जनसभा होगी। उसके बाद 11:50 पर संत कबीर नगर से सीएम होंगे रवाना। उसके बाद 12:30 बजे एसकेपी कॉलेज मैदान आजमगढ़ में जनसभा करेंगे। अगली खबर आपको बता दें कि आज लखनऊ के इकाना मैदान में आज सीएसके और लखनऊ का मैच है। लखनऊ की टीम अपने होम ग्राउंड में लगा चुकी हार की हैट्रिक। दोपहर 3:30 बजे शुरू होगा मुकाबला। लखनऊ इकाना स्टेडियम में एक बार फिर से मुकाबला। लखनऊ और चेन्नई की टीम होंगी आमने सामने। लखनऊ की टीम अपने होम ग्राउंड में लगा चुकी है हार की हैट्रिक। दोपहर 3:30 बजे से शुरू होगा महामुकाबला। कहीं तो कहाँ का महामुकाबला होने जा रहा है। आज लखनऊ की टीम की भिड़ंत जो है वो चेन्नई की टीम से, और महेंद्र सिंह धोनी को देखने के लिए सुबह से ही स्टेडियम के बाहर युवा पहुंच चुके हैं। आप देख सकते हैं कि सिर्फ महेंद्र सिंह धोनी की जो टीम है चेन्नई, उसकी ही जर्सी पहने हुए। लखनऊ की टीम की फिलहाल जर्सी अभी यहाँ पर नहीं दिख रही है। हम लोगों से बात करेंगे, जानेंगे कि आप मैच देखने पहुँचे हैं लखनऊ, बेसिकली किस टीम को सपोर्ट कर रहे हैं हम? जी सर, सीएसके को सपोर्ट कर रहे हैं हम, और हम लोग यूपी के देवरिया डिस्ट्रिक्ट से आए हैं। मतलब यूपी से हैं, लेकिन जो दिल है वो आपका सीएसके की तरफ है। हमारे साथ सर हैं। सर, आप भी यहाँ पहुँचे हैं और कहाँ से आए और किस टीम का सपोर्ट कर रहे हैं सर? जी सर, हम महाराजगंज जनपद नौतनवा तहसील से उत्तर प्रदेश से आया हूँ। नेपाल बॉर्डर है, और हम महेंद्र सिंह धोनी की टीम चेन्नई सुपर किंग की। देखिए, यूपी के रहने वाले हैं, लेकिन जो दिल है वो महेंद्र सिंह धोनी की तरफ है। आप कहाँ से आए और किस टीम का सपोर्ट कर रहे हैं? जर्सी से लग रहा है चेन्नई से। यस सर, मैं धोनी का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, उसके लिए ही यहाँ आया हूँ, उनके लिए ही, और उनको ही सपोर्ट करने के लिए हम सब लोग आए हैं। बेसिकली आप देख सकते हैं जो युवा है वो पहुँच रहे हैं, लेकिन जो सपोर्ट कर रहे हैं वो चेन्नई को कर रहे हैं। आप कहाँ से आए हैं? जी, हम देवरिया डिस्ट्रिक्ट से आए हैं और धोनी की सपोर्ट करने चेन्नई। महेंद्र सिंह धोनी पहली बार लखनऊ में मैच खेलने आ रहे हैं, क्या कहेंगे उसमें आप? जीते हम लोग उत्साह है देखने के लिए,
जीत के जाए हम लोग चेन्नई टीम। उत्साहित हैं यहाँ पर कुछ टी शर्ट्स यहाँ पे लोग बेच रहे हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। सर, आप टी शर्ट सेल कर रहे हैं, लिख रहे हैं, अक्सर देखा गया लखनऊ की टीमों की टी शर्ट ज़्यादा बिकती थी लखनऊ में जब मैच होता था, आज चेन्नई के लोग यहाँ पे सपोर्ट ज़्यादा कर रहे हैं। चेन्नई के ज़्यादा सर, चेन्नई की तरफ से मतलब चेन्नई की ज़्यादा टी शर्ट बिक रही हैं। हाँ चेन्नई। फिलहाल चेन्नई की टी शर्ट की जो सेल है वो ज़्यादा है। अब फिलहाल जो लखनऊ है वो अपने होम ग्राउंड में हार की हैट्रिक लगा चुकी है, क्योंकि लगातार जो होम ग्राउंड में 3 बार मैच हारा था। अब देखना होगा कि चेन्नई को हराएगी या चेन्नई अपने पॉइंट्स को बरकरार और बेहतर करेगी। इस खबर पर बात करने के लिए हमारे संवाददाता भरत सेठी हमारे साथ जुड़े हैं लाइव। भरत, हमारे संवाददाता, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जिस तरीके से आज देखा जा रहा है कि आज के मैच में भी आज उतना ही उत्साह देखने को मिल रहा है जितना कि पिछले मैच में दिख रहा था, लेकिन आज जो है उस दिन लाल रंग के जर्सी में लोग दिखाई दे रहे थे, आज चेन्नई के जर्सी में पीली रंग की जर्सी में दिखाई दे रहे हैं। इसको लेकर के क्या कुछ उत्साह है वहां दर्शकों का? भरत, मैं आपसे कहूंगा अपने आप को अनम्यूट कर ले। लखनऊ में पहली बार आज आईपीएल का मैच धोनी खेलने आ रहे हैं। नाम जो मैच देखने आप क्या कहेंगे धोनी को लेकर? धोनी हमारे भगवान है, खेल रहेंगे। धोनी को लाइव देखने के लिए हम परीक्षा स्थगित करा कर आए हैं अपने कॉलेज का। परीक्षा जो है स्थगित करवा कर पहुंचे हैं। सिर्फ धोनी की ये मोहब्बत है, लोगों के अंदर दिल में जो जगह उसको लेकर आज धोनी अगर स्वर्ग में क्रिकेट खेलेगा तो मैं मार के देखना धोनी एक नाम नहीं है, इमोशन है। ये ट्रॉफी हम फिर से धोनी उत्तर प्रदेश में पूरा चेन्नई का धूम मचा है और चेन्नई आज विजयी होकर लौटेगा। देखिए बिल्कुल चेन्नई को लेकर एक बार युवा है, उन्होंने पूरी एक डायरी तैयार करी है जिसमें धोनी की जो शुरुआत से लेकर अभी तक जितने भी उन्होंने मैच खेले हैं, ये देखिए सबको उन्होंने अपनी डायरी में संजोया है। आप देख सकते हैं कि हीरो महेंद्र सिंह धोनी कप्तान, तमाम जो डायरी में उन्होंने अपने आप के जो प्रेम है उसको दर्शाया है धोनी के प्रति। अब जितने भी जो दर्शक हैं जो यहाँ पर लखनऊ के इकाना स्टेडियम में पहुंचे हैं, सबके जो जर्सी है वो पीली नजर आ रही है। जो दर्शक हैं वो पीली जर्सी में दिख रहे हैं और पीली जर्सी से आज अंदेशा लगाया जा सकता है कि आज जो लखनऊ का इकाना स्टेडियम है तो लखनऊ जी भरत, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जिस तरीके से हो सकता है कि इनमें से कई सारे फैंस हैं वो लखनऊ के होंगे, उत्तर प्रदेश के होंगे, तो क्या ऐसा माना जा रहा है कि वो चाहते होंगे कि धोनी बैटिंग अच्छी करे, 50 बनाए, सेंचुरी बनाए, लेकिन लखनऊ टीम जीते, ऐसा कोई फैंस है वहां पर? देखिए जितने भी लोग यहाँ पे हैं पहुंचे हैं लखनऊ यूपी के सपोर्टर हैं और लखनऊ की टीम को इससे पहले मैचों में सपोर्ट करते आए, लेकिन आज जो है पूरा स्टेडियम पीली जर्सी से दिखेगा और लखनऊ के लोग रहने वाले हैं, यूपी के लोग रहने वाले, लेकिन जो टीम का सपोर्ट कर रहे हैं वो कर रहे हैं महेंद्र सिंह धोनी। आप किस तरीके से देखते हैं आज के मैच को? एक तरफा मैच चेन्नई सुपर किंग, पिच स्लो है लेकिन उससे मतलब नहीं। हमारे ओपनर जो ऋतुराज गायकवाड़ है और जो डेवन कॉनवे ये बहुत अच्छे से खेलते हैं। अच्छा, आप यूपी से हैं? नहीं, हम बिहार से, मुजफ्फरपुर से आए हुए हैं। बिहार से भी पहुंचे हुए हैं, यूपी से भी तमाम जो लोग हैं वो पहुंचे हुए हैं, लेकिन जो दिल है लोगों का वो महेंद्र सिंह धोनी की तरफ है और यही लोगों की उम्मीद है कि आज महेंद्र सिंह धोनी बैटिंग करेंगे और अच्छा मैच देखने को मिलेगा। जी भरत, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जिस तरीके से माना जा रहा है कि हो सकता है ये धोनी का आखिरी साल हो जब वो आईपीएल खेल रहे हूं, तो क्या ये यही वजह है कि वो जो है धोनी को सपोर्ट करने के लिए इतनी भारी मात्रा में स्टेडियम में पहुंचे? देखिए बिल्कुल हम यही जो क्वेश्चन है यहाँ पे जो दर्शक हैं उनसे पूछना चाहेंगे कि हो सकता है इस बार आईपीएल का आखिरी
2023 में हो जो धोनी खेल रहे हो, इसके बाद आईपीएल से भी संन्यास। तो क्या वो मोहब्बत आप लोगों को घसीट के लाई है कि पहले से ही धोनी का प्रेम? पहले से ही धोनी से हम लोगों का लगाव है। और धोनी एक क्रिकेट नहीं, वास्तव में एक बहुत शानदार व्यक्तित्व का नाम महेंद्र सिंह धोनी है। और ये भारत के लिए गौरव की बात है कि ऐसा व्यक्ति भारत में जन्म लिया है। वास्तव में भारत का क्रिकेट का भगवान धोनी ही है। सचिन को जरूर कहा गया है, लेकिन यहाँ पे जितने भी लोग पहुंचे हैं, तमाम जो दर्शक दूर दराज बिहार से, अन्य राज्यों से पहुंचे हैं, उनका साफ तौर पर यही कहना है कि जो क्रिकेट का असली भगवान है वो और अगर ये न्यूज अगर धोनी तक पहुंचती है तो उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अगले साल भी खेले ताकि हमारी फैमिली अगर उनको लाइव देख सके। स्टीफन फ्लेमिंग जी का आया क्या बोलते हैं, सीधे बोल दिया कि धोनी का कोई सहारा नहीं है, खेलेंगे धोनी का कोई सहारा नहीं है। अगले साल खेलने की जो उम्मीद है वो दर्शकों में है कि उनको लगता है कि धोनी को अभी आगे भी खेलना चाहिए। फिलहाल आज का मैच काफी एक्साइटेड होने जा रहा है, क्योंकि लखनऊ की टीम हार की हैट्रिक मार चुकी है अपने होम ग्राउंड में। अब देखना होगा कि क्या ये रिकॉर्ड तोड़ेगी, क्या लखनऊ की टीम जीतेगी या फिर चेन्नई की टीम अपने जो पॉइंट्स को। भरत, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आप मेरी तरफ से उनसे पूछिए कि अगर धोनी किसी और टीम के साथ खेलते तो वो चेन्नई को सपोर्ट करते या उसी टीम को सपोर्ट करते जिसमें धोनी खेलते? और है मेरे यहाँ पे आपसे ये है कि क्या अगर धोनी किसी और टीम के साथ खेलते तो क्या आप चेन्नई का सपोर्ट करते? सही बात है, धोनी जिस टीम से खेलेंगे भारत के लोग उस टीम से और धोनी से ही प्रेम करेंगे। जो धोनी प्रेम है वो साफ तौर पर नजर आ रहा है कि किस तरीके से धोनी अगर उत्तर प्रदेश की टीम से खेले या किसी भी टीम से खेले, जो सपोर्ट होगा वो महेंद्र सिंह धोनी का ही होगा। और धोनी को कोई और फ्रेंचाइजी खरीद नहीं सकती है। जी बहुत बहुत शुक्रिया भरत, तमाम जो है वहां का उत्साह हमारे साथ साझा करने के लिए। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे अन्य खबरों के साथ। आप देख रहे हैं की न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। लखनऊ से खबर आपको बता दें, सीएम योगी आदित्यनाथ का आज का कार्यक्रम संत कबीर नगर, आजमगढ़, मऊ, बलिया में करेंगे जनसभा। आपको बता दें कि 12:30 बजे एसकेपी कॉलेज मैदान आजमगढ़ में जनसभा होगी। 1:45 पर जीवन राम कॉलेज मऊ में सीएम की जनसभा। 11:05 पर जूनियर हाई स्कूल खलीलाबाद में होगी जनसभा। इसके बाद 3:10 पर सतीश चंद्र महाविद्यालय में जनसभा होगी। सीएम योगी आदित्यनाथ का आज का कार्यक्रम आपको बता रहे हैं, संत कबीर नगर, आजमगढ़, मऊ, बलिया में करेंगे जनसभा। 11:05 पर जूनियर हाई स्कूल खलीलाबाद में जनसभा। 11:50 पर संत कबीर नगर से सीएम होंगे रवाना। उसके बाद 12:30 बजे एसकेपी कॉलेज मैदान में आजमगढ़ में जनसभा। 1:45 पर जीवन राम कॉलेज मऊ में सीएम की जनसभा। ग्यारह बज के 50 पर संत कबीर नगर में जनसभा होगी। उसके बाद 12:30 बजे एसकेपी कॉलेज मैदान में आजमगढ़ में जनसभा। 1:45 पर जीवन राम कॉलेज मऊ में सीएम की जनसभा। 11:05 पर जूनियर हाई स्कूल खलीलाबाद में जनसभा। 3:10 पर सतीश चंद्र महाविद्यालय बलिया में जनसभा। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, सीएम योगी आदित्यनाथ का आज का कार्यक्रम संत कबीर नगर, आजमगढ़, मऊ, बलिया में करेंगे जनसभा। 11:05 पर जूनियर हाई स्कूल खलीलाबाद में जनसभा। 11:50 पर संत कबीर से सीएम होंगे रवाना।
12:30 बजे एसकेपी कॉलेज मैदान में आजमगढ़ में जनसभा। 1:45 पर जीवन राम कॉलेज मऊ में सीएम की जनसभा। 11:05 पर जूनियर हाई स्कूल खलीलाबाद में जनसभा। 3:10 पर सतीश चंद्र महाविद्यालय बलिया में जनसभा। मऊ से हमारे साथ जुड़े हैं सिद्धार्थ। क्या कुछ तैयारियां की गई हैं सीएम योगी का जिस तरीके से मऊ में दौरा होने वाला है दूसरे चरण के लिए? सिद्धार्थ अपने आप को प्लीज अनम्यूट कर लें। में आज मुख्यमंत्री जी आने वाले हैं, जिसको लेकर मऊ जिले में पूरी तैयारियां की गई हैं। अगर देखा जाए तो पूरे मऊ जिले में जहां मुख्यमंत्री जी आने वाले हैं वहां पे चप्पे चप्पे पे पुलिस की पूरी निगरानी है। अगर बात करें तो सबसे पहले जहां पुलिस लाइन में उनके हेलीकॉप्टर वहां पे उतरेगा, वहां से जो पैदल रूट द्वारा वो जीवन राम इंटर कॉलेज में जाएंगे, जहां देखा जाए तो चुनाव को लेकर ये एक जनसभा करेंगे। अगर बात करें मऊ जिले की तो मऊ जिले में जो मऊ नगर पालिका परिषद है, आज तक यहाँ कभी कमल नहीं खिला है जब से बना है। अब इस बार देखना है कि मुख्यमंत्री जी के आने के बाद कितना प्रभाव पड़ता है। सबसे बड़ी बात यह है कि जो यहाँ के हमेशा जो प्रत्याशी रहे हैं कभी आज तक कमल नहीं खिला पाए हैं, लेकिन इसी को लेकर मुख्य रूप से मऊ नगर पालिका को लेकर काफी मेहनत किया जा रहा है, जिसको लेकर आज एक जनसभा करेंगे और जनता को अपने तरफ काफी आकर्षित करने का प्रयास करेंगे। जी सिद्धार्थ, मऊ में कितनी कुल नगर पालिकाएं सीटें और नगर निकाय की सीटें हैं? बात करें मऊ जिले में तो मऊ जिले में 1 नगर पालिका परिषद सीट है, बाकी 10 नगर पंचायत सीटें हैं। पूरे मऊ जिले में टोटल 11 हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि मऊ जिले में 11 में से आज तक जो बात है, जो नगर पालिका परिषद है वो आज तक उसमें कमल नहीं खिला, जिसको लेकर इस बार नगर का विस्तार भी किया गया और नगर विस्तार में लगभग 54 गांव गए हैं। अब इस बार जो सबसे गए हैं वो काफी बीजेपी ज्यादा उसमें उम्मीदवार है, लेकिन इस बार जो लड़ाई होगी हमेशा बहुत दिलचस्प लड़ाई होगी, क्योंकि मऊ में बात करें तो मऊ में बीजेपी को टक्कर देने के लिए बसपा से जो उठे हुए हैं वो काफी लड़ाई में आगे रहेंगे दोनों लोग। जी सिद्धार्थ, जिस तरीके से आपने बताया कि आज तक मऊ जिले में कमल नहीं खिला है, तो आज कौन सी विपक्षी पार्टी जिसका दबदबा रहता है और इस बार क्या कमल खिलने की कोई उम्मीद है? बात करें मऊ जिले में तो मऊ जिले में हमेशा समाजवादी पार्टी और बसपा बहुजन समाजवादी पार्टी का हमेशा दबदबा रहा है, लेकिन इस बार भी अगर बात करें तो अगर बहुजन समाजवादी पार्टी आज भी मऊ जिले में काफी अपना पकड़ बनाई हुई है और काफी पकड़ बनाने की तरह इस बार अगर लड़ाई होगी तो बहुजन समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच की कांटे की लड़ाई है। जी सिद्धार्थ, क्या वजह है कि एक पार्टी जो पूरे प्रदेश में अपना दमखम नहीं दिखा पा रही है, उसका जो दबदबा है मऊ जिले में, इसके पीछे का कारण क्या है? बात यह है कि मऊ जिला जो पहले था, आज से कुछ समय पहले था, ये मुख्तार अंसारी का गढ़ माना जाता था और मुख्तार अंसारी का गढ़ होने के कारण यहाँ पे काफी जो थे यहाँ पे लोग उनके काफी करीबी थे और सीमा की विस्तार नहीं हो पा रही थी। अगर देखा जाए मऊ जिले की अगर सीमा की विस्तार जो इस साल हुआ है, इससे कुछ बीजेपी को लाभ मिल सकता है, लेकिन सीमा विस्तार न होने के कारण मऊ जिले मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र था और मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र होने के कारण मुख्तार के लोग काफी पसंद करते थे और मुख्तार के लोग पसंद के कारण मुख्तार के जो करीबी थे उनके दबंगई या जो भी उनको माना जाए उनके हिसाब से यहाँ पे कभी भी भारतीय जनता पार्टी कभी जीत नहीं हासिल की। मुख्तार के जो जितने भी करीबी थे जिनका समर्थन करते थे उनको हमेशा उनकी जीत होती थी, चाहे वो बहुजन समाजवादी पार्टी हो, बसपा हो या समाजवादी पार्टी सपा हो। जी सिद्धार्थ, बहुत बहुत शुक्रिया इस मामले पर तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। आपको बता रहे हैं सीएम योगी का आज का दौरा 11:50 पर सीएम योगी संतकबीर नगर में जनसभा करेंगे। उसके बाद 12:30 बजे एसकेपी कॉलेज मैदान आजमगढ़ में जनसभा होगी।
रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे अन्य खबरों के साथ। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है, समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। लखनऊ से खबर आपको बता दें, सीएम योगी आदित्यनाथ आज अलग अलग जिलों का दौरा कर रहे हैं, जिसमें 1:43 पर वो जीएम राम कॉलेज मऊ में पहुंचेंगे। उसके बाद 11:05 पर जूनियर हाई स्कूल खलीलाबाद में उनकी जनसभा होगी। 3:10 पर सतीश चंद्र महाविद्यालय बलिया में जनसभा। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, योगी आदित्यनाथ का आज का कार्यक्रम सतकबीरनगर, आजमगढ़, मऊ, बलिया में करेंगे जनसभा। 11:05 पर बजे जूनियर हाई स्कूल खलीलाबाद में जनसभा। 11:50 पर संत कबीर नगर से सीएम होंगे रवाना। उसके बाद 12:30 बजे एसकेपी कॉलेज मैदान आजमगढ़ में जनसभा होगी। 1:45 पर जीवन राम कॉलेज मऊ में सीएम की जनसभा होगी। 11:05 पर जूनियर हाई स्कूल खलीलाबाद में जनसभा करेंगे। 3:10 पर सतीश चंद्र महाविद्यालय बलिया में जनसभा होगी। लखनऊ से खबर, सीएम योगी आदित्यनाथ का आज का कार्यक्रम बता रहे हैं आपको। संत कबीरनगर, आजमगढ़, मऊ, बलिया में करेंगे जनसभा। 11:05 पर जूनियर हाई स्कूल खलीलाबाद में जनसभा होगी। इसके बाद 11:50 पर संत कबीरनगर से सीएम होंगे रवाना। 12:30 बजे एसकेपी कॉलेज मैदान आजमगढ़ में जनसभा। 1:45 पर जीवन राम कॉलेज मऊ की जनसभा होगी। 11:05 पर जूनियर हाई स्कूल खलीलाबाद में जनसभा करेंगे। 3:10 पर सतीश चंद्र महाविद्यालय बलिया में जनसभा। लखनऊ से खबर, सीएम योगी आदित्यनाथ का आज का कार्यक्रम संत कबीरनगर, आजमगढ़, मऊ, बलिया में करेंगे जनसभा। 11:05 पर जूनियर हाई स्कूल खलीलाबाद में जनसभा। 11:50 पर संत कबीरनगर से सीएम होंगे रवाना। 12:30 बजे एसकेपी कॉलेज मैदान में आजमगढ़ में जनसभा होगी। अगली खबर रायबरेली से है, जहां पर सपा प्रचारक का बीजेपी विधायक अदिति सिंह पर पैसा बांटने का आरोप लगा है। स्थानीय पुलिस कर रही है मदद, मनोज पांडे ने बयान दिया। एसपी कार्यकर्ताओं को डराया धमकाया जा रहा है। पैसे बांट करके चुनाव को प्रभावित कर रही है। भाजपा विधायक अदिति सिंह ने किया पलटवार। यह हार की बौखलाहट है। नगर पालिका में जमानत तक जब्त हो जाएगी, दिनेश प्रताप सिंह ने कहा। रायबरेली से खबर, सपा प्रचारक मनोज कुमार पांडे ने दिया धरना। बीजेपी विधायक अदिति सिंह पर पैसे बांटने का आरोप। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से सपा प्रचारक जो है वो धरने पर बैठ गए। उन्होंने आरोप लगाया है कि बीजेपी की जो प्रत्याशी हैं वो पैसे बांट रही हैं और पैसे बांट करके चुनाव को प्रभावित कर रही हैं। भाजपा विधायक अदिति सिंह ने भी इसका पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि यह हार की बौखलाहट है। वहीं दिनेश प्रताप सिंह ने कहा कि नगर पालिका में जमानत तक जब्त हो जाएगी।
सपा प्रचारक मनोज कुमार पांडे ने दिया धरना। बीजेपी विधायक अदिति सिंह पर पैसे बांटने का आरोप लगाए। स्थानीय पुलिस मदद कर रही है, मनोज पांडे ने यह आरोप लगाया। एसपी कार्यकर्ताओं को डराया धमकाया जा रहा है, मनोज पांडे ने बयान दिया है। उनका कहना है कि पैसे बांट करके चुनाव को प्रभावित कर रही हैं अदिति सिंह। भाजपा विधायक अदिति सिंह ने किया है पलटवार। यह हार की बौखलाहट है। नगर पालिका में जमानत तक जब्त हो जाएगी, दिनेश प्रताप सिंह ने बयान दिया। हत्या हो रही है, हम शिकायत करता है और आप अभी पुलिस प्रशासन के माध्यम से मेरी गाड़ी की भी चेकिंग हुई थी इनकी दरख्वास्त पे, और कोई बात नहीं है, अच्छी बात है। कुछ भी नहीं पाया गया। जो हार रहा होता है वो बौखला जाता है, ऐसे ही टाइप के स्टेटमेंट्स देते हैं। मेरा उनको यही उपदेश है कि वो जाके जनता के बीच में मेहनत करें, और हमारी निष्पक्ष सरकार है। उनकी शिकायत पे हमारी भी गाड़ी की चेकिंग हो सकती है, या जो भी उनकी शिकायतें हैं वो प्रशासन को दर्ज कराएं। समाजवादी पार्टी के जिन विधायक जिन्हें हमारी भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रिय विधायक के विरुद्ध झूठे प्रलाप कर रहे हैं, जो झूठे आरोप लगा रहे हैं, मैं उसकी घोर निंदा करता हूं और निसंदेह वो उनकी हताशा का कारण है। इन्हीं के कारण समाजवादी पार्टी टूट करके बिखर गई। रायबरेली में अब समाजवादी पार्टी का नगरपालिका परिषद में जमानत जब्त होना लगभग तय है। ऐसे में वो प्रलाप कर रहे हैं, ये संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि सरकार उनको हरा रही है, जबकि वो हारने जा रहे हैं अपने कर्मों से। रायबरेली के नगर पालिका के चुनाव में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की विधायिका 5 साल कभी जनता को पलट के तो नहीं देखा कि क्या करना है क्या नहीं करना है, अपनी चेयरमैन बना करके बैठी रही जेबी। आज जिस तरीके से सोनिया नगर में गरीबों के बीच में पैसा बांटकर समाजवादी पार्टी के चुनाव को प्रभावित करना चाहती हैं, पैसे बांट करके समाजवादी पार्टी को हराना चाहती हैं, मैं समझता हूं कि ये संविधान और लोकतंत्र की हत्या है, तार तार करना चाहती हैं। अगर उन्होंने काम किया था तो पैसा बांटने के लिए क्यों आना पड़ा उन्हें? हमारे संवाददाता मनीष अवस्थी हमारे साथ रायबरेली से जुड़े हैं। मनीष, जिस तरीके से मनोज कुमार पांडे ने इतना बड़ा आरोप लगाया है अदिति सिंह पर, इसको लेकर के क्या कुछ बताना चाहेंगे आप? जी बिल्कुल, बात करें तो आरिफ, तो लगभग अगर नगर पालिका की बात करें तो नगर पालिका में जब से नगर निकाय तारीखों की घोषणा हो गई थी, तब से एक जो प्रत्याशी मैदान में थे वो एक दूसरे पर घमासान और करते जरूर नजर आ रहे हैं, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते जरूर नजर आ रहे हैं। लेकिन जहां बात करें तो देर रात आज जो है मनोज पांडे ये आरोप लगाते हुए धरने में बैठ गए कि उनके जो बीजेपी के प्रत्याशी है उनके द्वारा हर एक मोहल्ले में पैसा बांटकर वोट ली जा रही है। ऐसा गंभीर आरोप मनोज पांडे ने लगाया, जो कि ऊंचाहार से विधायक है और वो यहाँ के जो प्रत्याशी हैं सपा के, उनके प्रचारक भी हैं मनोज पांडे। तो लगातार वो सोनिया नगर पहुंचे और वहां पर वो धरने में बैठ गए। लेकिन अगर उसी पे बात करें तो इन्होंने इससे पहले भी ये बताया कि हमने तो 3 दिन पहले भी चुनाव आयोग को मेल करी थी कि लगातार बीजेपी द्वारा पैसा बांटा जा रहा है और वोटरों को खरीदने की कोशिश की जा रही है, लेकिन प्रशासन ने मेरी एक भी नहीं सुनी। मिल एरिया थाना क्षेत्र में भी हमने शिकायत की, फोन किया एसओ को कि वहां पर जाके पैसा बंट रहा है, आप देख लीजिए, लेकिन कोई भी प्रशासन ध्यान नहीं दे रहा है। अगर बात करें जब वहां की जो विधायक है अदिति सिंह पर भी उन्होंने मनोज पांडे ने गंभीर आरोप लगाए हैं। ये भी कहा है कि जिस तरह से इससे पहले जो नगर पालिका अध्यक्ष पूर्णिमा श्रीवास्तव थी वो भी सदर विधायक अदिति सिंह के रहमो करम पर थी। जिस तरह के गंभीर आरोप मनोज पांडे ने अदिति सिंह पर भी लगाए, लेकिन जब अदिति सिंह से बात की गई तो अदिति सिंह का साफ कहना था कि ये सपा की बौखलाहट है, क्योंकि बीजेपी जो लगातार नगर पालिका से जीत दर्ज कर रही है। उन्होंने मेरी गाड़ी पर भी आरोप लगाया कि अदिति सिंह भी पैसा बांटे, तो मेरी गाड़ी की चेकिंग की गई, मेरी गाड़ी में कुछ नहीं मिला। ये उनकी हताशा है, हार की शंका है उनको, क्योंकि वो सपा अब दिख नहीं रही, बीजेपी लगातार जीत दर्ज कर रही है। फिर यहाँ के जो राज्य मंत्री है दिनेश प्रताप सिंह, उनसे जब बात की गई तो उनका भी साफ तौर पर यही कहना है कि जिस तरह से सपा हताश है, परेशान है, वो हार की कगार पर है। इस तरह के गंभीर आरोप लाजमी है वो लगाते रहेंगे, क्योंकि वो उनके अंदर बौखलाहट आ गई है, वो हार का सामना नहीं कर पा रहे हैं।
तो इस तरह के एक दूसरे पर हरीश आरोप प्रत्यारोप लगते जरूर नजर आ रहे हैं। जी मनीष, बहुत बहुत शुक्रिया इस मामले पर तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे नई खबरों के साथ। आप देख रहे हैं की न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। अब रुक करेंगे सीधे चंडीगढ़ का, जहां पर बीएसएफ का अलंकरण कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। आपको बता दें कि टैगोर थिएटर में आयोजित किया जा रहा है यह आयोजन। Pakistan and Indo-Bangladesh borders, but also have proven their mettle during natural calamities, law and order duties, and in helping the state governments during assembly and parliamentary elections. Men in combat, apart from operational duties, are expanding their outreach within border communities through civic action programs, thus winning hearts and minds of border population. Hence today, we are going to show respect and gratitude to those who have served the nation with devotion and dedication and strove meritoriously in their tasks. राष्ट्र सेवा और सुरक्षा को प्रतिबद्ध हमारा सीमा सुरक्षा बल सभी चुनौतियों का सामना करने में सक्षम है। चाहे सीमा की सुरक्षा हो या आंतरिक सुरक्षा ड्यूटी, यह बल बखूबी इन कार्यों को अंजाम देता आ रहा है। देश की राह में अपना सब कुछ न्यौछावर कर देने वाले सीमा प्रहरी की वीरता को कौन नहीं जानता। मुझे यह बताते हुए गर्व महसूस हो रहा है कि अब तक सीमा सुरक्षा बल के वीर प्रहरियों को 1 महावीर चक्र, 4 कीर्ति चक्र, 13 वीर चक्र, 13 शौर्य चक्र, 56 सेना मेडल, 1 परम विशिष्ट सेवा मेडल, 11 विशिष्ट सेवा मेडल, 43 प्राइम मिनिस्टर मेडल फॉर लाइफ सेविंग से अलंकृत किया जा चुका है। इसके साथ ही 3200 यूएन मेडल, 230 प्रेसिडेंट्स पुलिस मेडल फॉर गैलेंट्री, 871 पुलिस मेडल फॉर गैलेंट्री, 274 पुलिस मेडल फॉर डिस्टिंग्विश्ड सर्विस, 2550 पुलिस मेडल फॉर मेरिटोरियस सर्विस एंड 4 जीवन रक्षा पदक भी प्रदान किए गए हैं। Apart from these, BSF personnel have also been conferred with highest civilian decorations such as 1 Padma Vibhushan, 2 Padma Bhushans and 7 Padma Shris. Along with this, the Border Security Force has also proved its mettle in the field of sports. It stands tall in sports arena, having bagged 2 Padma Shris, 1 Dronacharya Award, 17 Arjun Puraskars and 2 Adventure Sports Awards. आज हम यहाँ सराहनीय सेवा के लिए पुलिस पदक अलंकरण समारोह के मौके पर एकत्रित हुए हैं। इस पदक की स्थापना 1 मार्च 1951 को हुई। यह पदक सराहनीय सेवा के लिए दिया जाता है, जिसमें कि प्राप्तकर्ताओं को उत्कृष्ट सेवा और उत्कृष्ट रिकॉर्ड के लिए सम्मानित किया जाता है। इस पदक के योग्य कार्मिकों को सुरक्षा संगठन में कम से कम 15 वर्ष का कार्यकाल पूरा करना होता है। Today, we have gathered here to witness the investiture ceremony, in which 46 BSF personnel are with us to receive the prestigious Police Medal for Meritorious Service. Every year, on the occasion of Independence Day and Republic Day, 668 personnel from all the central and state police organizations are being awarded with this medal. Out of them, 47 BSF personnel are conferred with this medal this year. These medals are accorded on the basis of seniority in various ranks. And in today's ceremony,
The medals from Independence Day 2017 to Republic Day 2021 will be awarded by special. इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।